नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज फिर से हम कुछ एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं इसके बारे में हम यही सोचते हैं कि थोड़ा सा पढ़ लिया या थोड़ा सा जान लिया यूपीएससी वहां से क्या ही क्वेश्चन पूछेगा। मगर इस टॉपिक से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। ये चीजें वहीं पर आके खड़ी हो जाती हैं कि जहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है तो हम उसको ऐसे क्यों नहीं देखते। उसकी वजह होती है क्योंकि हम पढ़ने से पहले कभी भी पीवाईक्यू एनालाइज नहीं करते, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे लिए सब्जेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है और किस पर हमें अधिक फोकस करना चाहिए और किस पर हमें अधिक फोकस नहीं करना चाहिए। ठीक है। और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तमाम तरीके की चीजें जो है हमें पीवाईक्यू बताता है और पीवाईक्यू हम अच्छे से एनालाइज नहीं करते हैं। और जब मेंस में या प्रीलिम्स में जब क्वेश्चन आते हैं और हम यूपीएससी को ये ब्लेम करते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से बनाता है, कैसे बनाता है, जिस टॉपिक को हम एक नॉर्मल चीजें समझ रहे थे वहां से क्वेश्चन जो है वो रख दिया, तो ये चीजें सामने आती है। फिर हमें लगता है कि हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हमें क्या कैसे करना चाहिए, या यूपीएससी का दिमाग खराब है। तो दोस्तों, यूपीएससी का दिमाग तो खराब नहीं है, वो तो अपने एक पैटर्न पर चलता है, सिलेबस को कवर करता है। ठीक है। हम ही उसको एनालाइज नहीं करते, हम उसके पैटर्न को पकड़ने का प्रयास नहीं करते, तो वहां पर हमसे जो है कुछ गलतियां होती हैं। मगर मेन सारथी प्रोग्राम जिसको आप देख रहे हैं, यहाँ पर ऐसी कोई गलती नहीं की गई है। पीवाईक्यू को अच्छे से एनालाइज किया गया है, उसी के हिसाब से हम पूरे मेन सिलेबस को कवर कर रहे हैं। ठीक है। तो आज 9th क्लास है मेन सारथी प्रोग्राम की। आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं उसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा, उस पर तो हम फुल चर्चा करेंगे, अच्छे से टॉपिक को कवर करेंगे, आंसर राइटिंग की बात करेंगे, कैसे क्वेश्चन कवर करते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तमाम तरीके की बातें जो है वो तो होंगी ही। पहले मैं एक हल्का सा आपको बता देता हूं कि क्या ये प्रोग्राम है और कैसे हम जो है वो चीजें कवर कर रहे हैं। ठीक है। 1 मिनट में लूंगा। देखिए, हमने इस की शुरुआत जो है वो आधुनिक भारत से की है। आधुनिक भारत से हमने थीम के आधार पर वो टॉपिक निकाले हैं जहां से पिछले 14 साल के अंदर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। वो ये 11 टॉपिक है। मैं आपको बता चुका हूँ काफी वीडियोस के अंदर कि ये 11 टॉपिक हमने कैसे निकाले। ठीक है। तो थीम के आधार पर पीवाईक्यू को एनालाइज, इससे बाहर पिछले 14 साल से जो है वो यूपीएससी ने नहीं पूछा है। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट टॉपिक हम लेके चल रहे हैं ब्रिटिश प्रशासन और नीतियां। इसके पीवाईक्यू जो है हम कवर कर चुके हैं। अब इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें कवर करनी चाहिए वो देखते हुए, क्योंकि हमने ब्रिटिश प्रशासन और नीति संबंधी जो पीवाईक्यू है उनको दिमाग में रखते हुए इसको हमने जो है वो 7 भागों में डिवाइड किया था, जिसमें जो है हम 4 हिस्से कवर कर चुके हैं। ठीक है। क्वेश्चन आंसर के हिसाब से हम कवर कर रहे हैं, जिससे पूरा टॉपिक भी क्लियर हो जाता है और आंसर राइटिंग की एक अच्छी समझ भी हो जाती है कि कैसे चीजें यहाँ से पूछा जा सकता है, क्योंकि फाइनली हमें किसी क्वेश्चन का आंसर ही लिखना है। ठीक है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है ट्रेन थ्योरी। तो आज इस टॉपिक को हम समझेंगे, समझने के बाद देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन यूपीएससी जो है पूछ सकता है और कैसे हम इसका आंसर, पूरा टॉपिक को अच्छे से समझेंगे और क्लियर करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। आज ट्रेन थ्योरी के अंदर, जिसको आप नॉर्मली देखेंगे, दादा नौर जी ने जो है कुछ ये चीजें बोली थी, कोई यहाँ पैसा जो है वो ब्रिटेन जा रहा है ना, इसके ऊपर एक बुक है, ये है वो है, थोड़ा बहुत जो है हमने पढ़ रखा है। मगर सोच के देखिए, ऐसे टॉपिक पर जब क्वेश्चन पूछा गया है तो पूछे जाने की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि भाई यूपीएससी जहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हम कैसे पता करेंगे कि कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि नहीं? आपका मापदंड क्या होगा? क्या यूपीएससी वहां पर फोकस करता है कि नहीं करता है? क्या कभी वहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है? यही आधार होते हैं। उन्हीं आधारों के आधार पर चीजें हमने ये देखा है कि यहाँ से चीजें जो है वो पूछी जा सकती हैं आगे भी। ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इन 3 क्वेश्चंस के आधार पर हम पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर करने का प्रयास करें। कैसे कवर करेंगे, क्वेश्चन क्या है, क्या ये करंट से रिलेट होते हैं कि नहीं होते हैं, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो करंट से कम ही चीजें रिलेट होती हैं। मगर यहाँ पर ये टॉपिक प्रॉपर करंट से रिलेट होता है, इसलिए और अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि करंट के अंदर इस तरह के मुद्दे चल रहे हैं और यदि ऐसा कोई चीजें चर्चाओं में आया तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए अब टॉपिक के बारे में बात करते हैं। एक ऐसा टॉपिक जिसको हम बहुत नॉर्मली देखते हैं और बहुत नॉर्मली पढ़ते हैं कि भाई यहाँ से तो क्या ही पूछेगा। अब वहां से क्वेश्चन यदि आए तो आप कैसे कवर करोगे, टॉपिक को देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं।
क्वेश्चन टू क्वेश्चन चलेंगे, अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे। ये 3 क्वेश्चन है जिसको आप आराम से अब समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। यहाँ पर आपकी 2 चीजें जो है वो कवर होंगी। देखिए, एक और तो हम टॉपिक को कवर करेंगे, ये समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप 2 तरीके से फोकस कीजिएगा प्लीज। एक आंसर राइटिंग तो मैं आपको बताऊंगा ही, क्वेश्चन को कैसे कैसे तोड़ना है, कैसे हम उनके कीवर्ड्स पर फोकस करेंगे, कैसे उनका आंसर ले सकते हैं, वो तमाम तरह की चीजें तो आप आंसर राइटिंग के अंदर चीजें होंगी। मगर टॉपिक के हिसाब से वो जो उसका आंसर लिखते हुए जिन पॉइंटों को हम यूज कर रहे हैं, लेकिन यदि हमारी नॉलेज उस तरीके से हो कि हमारे पास बुलेट्स पॉइंट है किसी टॉपिक के बारे में, तो चीजें आसान हो जाएंगी। कि बहुत सारा पढ़ना होता है, केवल एक टॉपिक नहीं है, बहुत सारे टॉपिक हैं। अब मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री कितना बड़ा सब्जेक्ट है, फिर जीएस के अंदर कितने सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, है ना। फिर हमें अपना ऑप्शनल भी कवर करना होता है, ऐसे भी कवर करना होता है, तो बहुत सारी चीजें हमें कवर करनी होती है। इसके बाद जो हमें ये चीज सोचना पड़ेगा कि भाई जब हम इतनी सारी चीजें जो है वो कवर कर रहे हैं, तो हमारी हर तरीके का पूरा टॉपिक बुलेट्स पॉइंट में हो, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आंसर भी दे पाए और वहां पर रख भी पाए। जो हम कहानियां पढ़ते हैं तो आसान नहीं होता है ये चीजें, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये पूरी नॉलेज जो इस टॉपिक के बारे में यहाँ पर आपको मिलने वाली है कि कैसे समाज में चीजें प्रभाव डाल रहा है, कैसे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाल रहा है, तो वो आंसर देने के लिए जो टॉपिक जो पॉइंट्स यूज किए जा रहे हैं वही आपकी नॉलेज है कि भाई अर्थव्यवस्था को कैसे इफेक्ट करेगा, वो प्रभाव जो डाल रहा है अर्थव्यवस्था पर, वो पॉइंट है कि ट्रेन थोड़ी सी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े, समाज पर क्या प्रभाव पड़े, कारीगर वर्ग पर क्या इफेक्ट पड़े, वो पॉइंट है। और ऐसे पॉइंट्स को आप यदि अपने नोट्स के अंदर चीजों को रख लोगे तो वो एक ऐसा नोट्स तैयार हो जाएगा। जो नॉर्मली बोलते हैं कि नोट्स ऐसे तैयार करो वैसे तैयार करो, वो काम नहीं आता। वो किसी बुक से आप तैयार कर लेते हो, बुक पहले ही ठीक नहीं है, वहां से पहले क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, फिर हम उसी से नोट्स बना लेते हैं। तो हम नोट्स ऐसे बनाए जैसे चीजें जो है बुलेट पॉइंट में भी हो, रिवीजन भी हो सके, और वहां से क्वेश्चन आए तो हम आंसर भी कर सके। ठीक है, तो जो मैं आपको बता रहा हूं यहां से आप समझ पा रहे होंगे कि हम टॉपिक और आंसर राइटिंग दोनों को मिक्स करके क्वेश्चंस आंसर की जो है उसमें एक पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। तो आइए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, शुरुआत करते हैं सीधा क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे कि एक्चुअल में हमसे वो क्या जानना चाहता है, कौन से इसके अंदर कीवर्ड्स हैं, क्या चीजें हैं। ठीक है, फिर उसका आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, निष्कासन सिद्धांत ने भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर किस प्रकार प्रभाव डाला। अब नॉर्मली यहां से हमारा इतना तो सोचिए भाई, वो एक निष्कासन एक सिद्धांत की बात कर रहा है, जो सिद्धांत क्या है, निष्कासन सिद्धांत है। यहां से एक चीजें क्लियर होगी, भाई सिद्धांत के बारे में बात कर रही है। ठीक है, वो किस किस पर प्रभाव डाल रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर और उसके समाज पर। ठीक है, यहाँ पर 2 प्रभाव के बारे में बात हो गई है, तो एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आगे बात करते हैं, विशेष रूप से जो बात करनी है वो कहां पर करनी है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ठीक है, विशेष रूप से हमें किसके बारे में अधिक बात करनी है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कारीगर वर्ग के बारे में। इसके संदर्भ में ये उत्तर हमें लिखना है। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ कि वो हमसे भारतीय अर्थव्यवस्था इस सिद्धांत, जो कि यानी कि सिद्धांत क्या है वो तो आगे हम बताएंगे, मोटा बता देता हूं। सिद्धांत क्या है, देखा भाई कैसे कैसे किन तरीकों को यूज करते हुए जो यहाँ पर शासन कर रहे हैं वो हमारा पैसा बाहर ले जा रहे हैं, यानी कि ब्रिटेन जा रहा है हमारा पैसा, उस सिद्धांत के ऊपर ये क्वेश्चन है। अब वो जो एक प्रक्रिया रही, वो पूरा लंबा टाइम तक पैसा बाहर जाता रहा, जो सिद्धांत के बारे में बात की गई है, उससे हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे समाज पर क्या प्रभाव डले हैं उसके बारे में बात करनी है। और विशेषकर उसने ये बोला है कि भाई विशेष रूप से जो है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, क्योंकि उस टाइम पीरियड पर ग्रामीण पड़ता, आज भी हम जो है वो क्या है, कृषि पर बहुत अधिक निर्भर है ना। आज भी वो परसेंटेज रखता है, उस टाइम पीरियड पर तो बहुत बड़ी परसेंटेज थी, है ना। तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि भाई अधिक प्रभाव कहां पर पड़ा होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, कारीगर वर्ग पर। तो विशेष रूप से हमें उत्तर भी उसी के संदर्भ में देना है। यहाँ पर क्वेश्चंस को समझते एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाना चाहिए कि हम डिस्कशन सिद्धांत के बारे में बताएंगे, ये कोई व्यक्ति किसी ने दिया है तो उसके बारे में जिक्र करेंगे, यहाँ से हमें थोड़ा समझ में आया भाई इसके बारे में जिक्र करते हुए चलना है। अब ऐसा क्वेश्चन आए तो नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं, सिद्धांत के बारे में उसकी डेफिनेशन बताते हुए, उस चीज के बारे में बताते हुए अपनी जो है शुरुआत कर सकते हैं। फिर हम नॉर्मली हल्का सा बताएंगे उसकी भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर, हल्के से कुछ पॉइंट देंगे, ज्यादा वर्डिंग यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें वर्ड्स का भी ख्याल रखना होता है कि हम वर्डिंग के अंदर लिमिट रखें, ताकि हमारी प्रैक्टिस भी यहाँ पर आंसर राइटिंग के लिए भी बोल रहा हूँ कि ये आंसर राइटिंग की एक स्किल होती है कि भाई आप अपनी नॉलेज को समेटें। आप भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े, हो सकता है बहुत सारी बात कर सकते हो, मगर वो नहीं करना है। ये समझना है कि क्वेश्चन आपसे क्या चाहता है, वो किस अनुपात में आपसे किन पॉइंटों का यूज करने के लिए बोल रहा है।
आपको नॉलेज किसकी है और किसकी नहीं है ये मायने नहीं रखता। ये रखता है कि भाई क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा क्या गया है। ठीक है, तो हम उस पर फोकस करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में वो जानना चाहता है, समाज के बारे में जानना चाहता है, मगर वो स्पेशली ग्रामीण और कारीगर वर्ग के बारे में जानना चाहता है, तो यहाँ पर हम बहुत कम वर्ड का यूज करेंगे, हल्का हल्का बताएंगे कि हाँ ये चीजें, विशेषकर इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। दादाभाई नौरोजी द्वारा जो है प्रतिपादित निष्कासन सिद्धांत, यानी कि देखिए यहाँ पर आप एक चीजें और दे दिमाग में रखिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की इसलिए यूज करता हूं ताकि आपको नीड्स के लिए सब चीजें जो है वो नॉलेज हो जाए इस प्रोग्राम से। यहाँ पर मैंने एक सिद्धांत के बारे में बात की, उसका निष्कासन सिद्धांत के नाम है ड्रेन थ्योरी। यहाँ पर लिखने की क्या आवश्यकता थी? देखिए एग्जामिनर के लिए चीजों को आसान करने के लिए हो सकता है उनको निष्कासन सिद्धांत हिंदी में उनका सिस्टम समझ में ना आए, तो हम ये बोल देते हैं भाई हाँ इनको ड्रेन थ्योरी के नाम से ये चीजें है। तो यदि आपको कुछ लग रहा है ऐसा कि जिस हिंदी वर्ड का आप यूज कर रहे हैं वो हो सकता है कि मैं हेल्प कर दूं एग्जामिनर की, ताकि वो आपकी बातों को समझ सके कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा बना के चीजों को लिख सकते हैं ताकि आसान हो जाए और उनको लगे कि भाई हाँ अपनी बातों को रखने में सक्षम हूं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इनके अनुसार दादाभाई नौरोजी ने द्वारा ये सिद्धांत है। मैंने उन व्यक्ति के बारे में जिक्र कर दिया, उस सिद्धांत के बारे में बात कर रहा हूँ, वही इंपॉर्टेंट है। जब इस तरह क्वेश्चन आए तो उसके बारे में जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिद्धांत के बारे में बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है। वे ब्रिटिश शासन के द्वारा जो शासन उस टाइम पे चल रहा था, तो भारत की संपत्ति थी वो इंग्लैंड भेजी जा रही थी। आप सिंपल वर्ड में, जैसे मैं आपको ये नॉर्मल लाइन जो मैं देता हूँ ना, ये होता है समझाने के लिए, मगर जब आप अपनी वर्डिंग में इसका इस्तेमाल करोगे आंसर देते हुए तो नॉर्मल बता सकते हो। सिद्धांत है दादाभाई नौरोजी द्वारा प्रसिद्ध सिद्धांत है। इसके अनुसार जो है ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय पैसे को इंग्लैंड भेजा जा रहा था। सिर्फ लाइन आप यूज कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, यह सिद्धांत जो है औपनिवेशिक शासन की नीति के कारण उत्पन्न हुआ था। इसने भारतीय आर्थिक रीढ़ और ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पारंपरिक कारीगर वर्ग को गहराई से प्रभावित किया। ठीक है, यहाँ से आप चीजों को समझ सकते हैं। और वर्डिंग को यदि मैं आप यहाँ पर एक वो आंसर राइटिंग की चीजें पकड़ने का प्रयास करें कि यदि ऐसा होता है कि भाई 150 वर्ड के अंदर चीजें पूछ ली जाती है, तो हम सीधा बताएंगे ये सिद्धांत है। ये क्या है कि भाई भारतीय पैसा जो है वो इंग्लैंड भेजा जा रहा था। ओके, यहाँ से आप बात कर सकते हैं कि इसने जो है भारतीय आर्थिक रीढ़ और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, और मान लीजिए यही क्वेश्चन है मगर 150 वर्ड के अंदर है, आप सीधा लाइन यूज करोगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पारंपरिक कारीगर वर्ग को गहराई से प्रभावित किया। हमारी 2, 2.5, 3 लाइन के अंदर सिंपल हमारी शुरुआत हो गई। ऐसा सिंपल शुरुआत कर रही है हम। ये लाइन की वो नीति चीज उत्पन्न हुई थी, ये तब होता है कि जब 250 वर्ड का हम यूज करते हैं। तो मैं प्रॉपर हर चीज के अंदर आपको ये समझा रहा हूँ कि भाई कैसे चीजों को हम घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं, लाइन को ऐड कर देते हैं। भाई 250 वर्ड में पूछा तो एक आधी लाइन ऐड कर देंगे, नहीं पूछा है तो घटा देंगे। ओके, तो यहाँ से आप ये चीज समझ गए। अब बात करते हैं उन पॉइंटों की, ताकि हम ये बात कर सके जो चीज हमने पूछी है उसी अनुपात में बात करते चलेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था पर समग्र प्रभाव के बारे में बात करूं तो भाई क्या आंतरिक निवेश की कमी है, क्या चीज। अब हमारे पास मान लीजिए हम कुछ उगा रहे हैं, भाई अधिशेष हुआ, मान लीजिए हमने एक फसल उगाई जिसमें 4 क्विंटल हुआ, भाई 2 क्विंटल तो मुझे खुद यूज के लिए चाहिए, 2 क्विंटल अतिरिक्त बचा हुआ है जिसको मैं बेच सकता हूँ, है ना। उसका सारा पैसा, सारा सिस्टम जो है वो बाहर लेते गए। तो यानी कि जो पैसा मैं फिर से अपनी जमीन के अंदर या किसी अन्य चीज के अंदर यूज कर सकता था वो नहीं हो पाया। तो फिर से जो पूंजी का निर्माण वो रुक गया, जिससे जो है वो निवेश जो है वो नहीं हो पाया। उससे हुआ क्या भाई, हमारे उद्योग है, परिवहन है, जो बुनियादी संरचनाएं हैं उनमें निवेश ही नहीं हो पाया, क्योंकि अधिशेष तो कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो वो चीजें बता रहे हैं भाई आंतरिक निवेश की कमी हुई। क्यों? क्योंकि जो अधिशेष था वो ब्रिटेन जा रहा था, तो पूंजी का निर्माण हो ही नहीं पाया। तो जिन चीजों में हमको यूज करना था, जिन चीजों को बढ़ोतरी करनी थी, वो हम नहीं कर पाए, उनमें निवेश ही हम नहीं कर पाए। उसका कारण क्या था? इसका संसिद्धांत, वो चीज हम स्पष्ट कर रहे हैं। उससे हुआ क्या कि भाई हमारा जो अतिरिक्त पैसा था वो तो बाहर जा रहा है, निवेश किसी हो ना है, उत्पादन के लिए हम कुछ कर नहीं रहे हैं, बेकर से और उत्पादन करें वो तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं, उसके अंदर निवेश नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, अब आप कर ठोक रहे हो, क्योंकि आपको तो पैसा चाहिए, आपको तो उससे मतलब है, हम भूखे मरे, अकाल पड़े, कुछ भी हो। तो उसने क्या किया, और अधिक चीजों के नाम पे हम पर कर ठोक दिया, हमारे पास बोझ आ गया। वो कैसा था? होम चार्जेस बोझ, ब्रिटिश सेना, प्रशासनिक खर्चे, वो सब कहाँ से निकाले जा रहे थे? भारतीयों पे कर लगा के। अब मान लीजिए कर देगा कौन? ग्रामीण चीजें हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, तो यहाँ पर जो है ग्रामीण किसानों पर बोझ बढ़ गया। तो और अधिक जो है वो किसके अंदर चले गए भाई? अब वो पैसा उठाओ, साहूकार के चीजें वो शोषण के अंदर चले गए। एक हर चीज आपस में जुड़ी हुई होती है, कहाँ पर कैसे 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 आपस में जुड़ी होती है, हमें समझना होता है। उसी चीज का हम प्रॉपर बुलेट्स पॉइंट में यूज कैसे कर सकते हैं, ये आप रखोगे तो आसान है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो हमसे वो विशेषकर चाहता है कि भाई कैसे चीजें रही।
वो क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। भाई कृषि आय जो है, निष्कासन और निवेश की कमी। देखिए भारत को जो है धन बाहर जाने के कारण क्या हुआ? कृषि में जो सिंचाई, जो बीज, जो तकनीकी पर निवेश होना था वो हो ही नहीं पाया, जिससे हम उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकते थे, कुछ नई चीजों का यूज कर सकते थे, नए बीज लेके आ सकते थे, वो उन पर आप फोकस ही नहीं कर रहे हो। बस लूट मार पर चीजें, तो हम सिंचाई पर, बीज पर, तकनीक पर जो है वो कोई निवेश नहीं हो रहा है। उससे क्या हुआ? उत्पादकता स्तर जो है वो घटा। अगर आपने कर ऊपर लेना चाह रहा तो उससे क्या हुआ? ऋणग्रस्तता बढ़ी, भूमिहीनता बढ़ी। भाई आप तो टैक्स लोगे, उत्पादन बढ़ के बजाय जो है वो घट रहा है, तो हम कहाँ से साहूकार से पकड़ेंगे अपने चीजों के लिए, है ना? तो वो क्या होगा भाई? एक तो हम वो चीज कर नहीं पाएंगे या कर नहीं दे पाएंगे, तो आप हमारी भूमि छीन ले रहे हो। वही चीज तो हुआ, यहीं से सारी चीजें कनेक्ट है कि भाई हम वो चीज नहीं चुका पा रहे हैं तो आप हमारी जमीन छीन ले रहे हो, और वो चुकाने के लिए हम कुछ तिगड़म बिगड़म कर रहे हैं। वो क्या है भाई? साहूकार से पैसा लोगे तो वो हमारा शोषण करता है, तो हम ऋण सिस्टम में फंसते चले गए। वो सब उससे हुआ क्या कि भाई जमीन तो छीन गई, ऊपर से कर्जा हो गया, तो हम क्या बन गए? हम बन गए बंधुआ मजदूर। ठीक है? तो वो चीजें कैसे अग्रसर हुई, कैसे शहरीकरण चीजों के अंदर हम भाग गए, चीजें हुई, वो सब चीजें यहीं से कनेक्ट होती है। बस हमें चीजों को समझना होता है। ठीक है? अब यहाँ पर हम पॉइंट कैसे यूज कर रहे हैं? हम बता रहे हैं भाई कृषि आय का निष्कासन और निवेश की जो है कमी हुई, उससे क्या हुआ? उत्पादकता घटी। वो कैसे कैसे हुई, वो चीज के बारे में अपना पॉइंट रख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि उससे क्या हुआ? ऋणग्रस्तता बढ़ी, भूमिहीनता बढ़ी। उससे हम किस ओर बढ़ गए? मजदूरी की ओर जो है वो किसान चले गए। ठीक है? वो प्रभाव क्या पड़े वो ही हम समझा रहे हैं। अब बात करते हैं कारीगर वर्ग पर, उस पर क्या प्रभाव पड़ा? भाई स्थानीय उद्योग का विनाश हो गया। क्यों? क्योंकि आप पैसा उसमें इन्वेस्ट भी नहीं हो रहा है, कुछ नई चीजें हम लेके नहीं आ सकते, हम वही चीजें निकालने मुश्किल हो रही है। और ऊपर से आप जो है पैसा बाहर लेके गई, मशीन निर्मित चीजें बाहर है, वो थोड़ी सस्ती थी। तो जो यहाँ पर उद्योग जो काम कर रहे थे, कारीगर सिस्टम था, वो क्या हुआ? वो हस्तशिल्प जो उद्योग थे वो नष्ट हो गए, जिससे बुनकर हैं, कुम्हार हैं, लोहार हैं, वो सब क्या है? बेरोजगार हुए। अब इससे क्या बढ़ा? वे बेरोजगार हो रहे हैं मगर पेट तो है, खाना तो पड़ेगा, चीजें तो होंगी। उससे क्या इफेक्ट पड़ा कि हम लोग मजदूरी करने के लिए कहाँ भागे? शहरों की ओर भागे कि भाई हम शहर में कुछ मजदूरी करेंगे, वहां पर कुछ काम मिलेगा। अब वहां पर जो झुग्गियां हम देखते हैं, वो यहाँ से विकास होना उन चीजों का स्टार्ट हुआ। आज भी तो हम उन्हीं कारणों से ये चीजें देखते हैं कि भाई झुग्गियां क्यों है शहरों के अंदर। वो काम देखते हैं क्योंकि ग्रामीण में वो काम नहीं बचा, तो वो शहरों की ओर भागते हैं। और कहाँ पर बसेंगे? रेंट तो वो दे ही नहीं सकते हैं, तो कहाँ पर झुग्गियां बसाते हैं, वो चीजें होती हैं। तो वो हमें देखने को मिलता है। वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि भाई उनके निष्कासन सिद्धांत की वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, तो वो प्रभाव हम दिखा रहे हैं। अब उन्होंने जो है वो ड्रेन के कारण भारतीय तकनीकी विकास नहीं हो पाया, जिससे कारीगर जो है, जो आधुनिक प्रतिस्पर्धा के सामने टिक ही नहीं पाई। उसमें कुछ निवेश ही नहीं होगा, हम नई नई चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे, नई चीजें तकनीकी उसमें नहीं आएगी, तो हमारे चीजों के ऊपर जो हमारे उद्योग है उन पर कोई इन्वेस्ट ही नहीं हो पा रहा है, तकनीकी सुधार नहीं हो पा रहा है, और आप वहां पर पैसा ले जा रहे हो, तकनीकी डेवलप करके आप वहां पर सस्ती यहाँ लेके आ रहे हो, तो हमारा चीज नष्ट होनी सिंपल है ना। तो वो चीज भाई विनाश हुआ, उद्योग का विनाश हुआ, जिससे क्या हुआ? शहरी दैन्यता बढ़ी, वहां पर लोग बाग जाने लगे, तकनीकी और पूंजी पिछड़ापन, क्योंकि भाई हम वहां पर पैसा बाहर ले जा रहे हो तो हम यहाँ पर सुधार ही नहीं कर पाए। वो कारीगर पर क्या इफेक्ट पड़ा वो हम दर्शा रहे हैं वन लाइनर के अंदर। अब बात करते हैं समाज पर समग्र प्रभाव के बारे में। वो क्या हुआ होगा? आप सोच के देखिए, ये सब चीजें प्रभाव पड़ रहा है तो क्या होगा? वर्गीय संरचना टूटेगी। जो किसान, जो कारीगर, जो आत्मनिर्भर थे, वो अब नहीं बचे। आत्मनिर्भरता वो खो बैठे हैं। राष्ट्र की चेतना को जन्म हो, भैया आप लूटोगे किसी को, कब तो वो समझ में आएगी ना। दादा भाई नौरोजी जैसे लोग आएंगे ना, है ना, वो लोगों ने समझाया कि भाई आपके साथ हो क्या रहा है, ये तो आपकी गुलाम बनाया जा रहा है, चीजें बनाई जा रही है। तो उससे एक चेतना का भी विकास होगा कि भाई इनको तो मारना है, इनको तो भगाना है। तो हर जगह हम छोटे छोटे जो आंदोलन देखते हैं अलग अलग तरीके के, जिसको जैसे समझ में आया वो करने का प्रयास किया, वो भी हम चीजें देखते हैं। वो कहीं ना कहीं इसका आपस में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है? स्वदेशी आंदोलन की बुनियादी वो देखते हैं, है ना। तो अपना उत्पादन करो, अपना उपभोग करो। यहाँ से जो चीजें चली, जो हमारे गांधी जी ने बोला कि भाई स्वदेशी आंदोलन के बारे में बात करते हैं, सहयोग आंदोलन में क्या किया गया था कि चला दो ये सब कुछ चीजें, छोड़ दो जो भी सरकारी चीजें इनकी हैं। वो क्यों? क्योंकि हम खुद का चीजें करेंगे। चरखा चलाया, वो हर चीज आपस में कनेक्ट होती है। उस टाइम पीरियड पे क्या चीजें चल रही थी वो यहाँ पर उनको पता है ना। और वहां से हिस्ट्री पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि क्या चीजें को उनके टाइम पर जरूरत थी, उनको किस चीज के सहयोग की जरूरत थी। तो वो लोग आपस में जुड़ना स्टार्ट हुए कि भाई हमारी बात की जा रही है, जो हम बनाते थे उनकी बात की। तो लोग बात जुड़ना कहाँ से स्टार्ट होते हैं वो उनको पता था, इसलिए वो सब चीजें कार्य गांधी जी ने और अन्य लोगों ने किए। ठीक है?
अब बात करते हैं निष्कर्ष की कि ऐसे क्वेश्चंस का निष्कर्ष हम क्या दे सकते हैं। बट ट्रेन थ्योरी की हम बात कर रहे हैं तो स्पष्ट क्या कि ब्रिटिश शासन केवल राजनीतिक वर्चस्व नहीं था, बल्कि जो है वो सुनियोजित आर्थिक शोषण प्रणाली थी। इसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर किया, कारीगर वर्ग को जो है सामाजिक आर्थिक हाशिए पर लाकर रख दिया कि आप लोग एक कारीगर थे, है ना, उद्योगपति थे, कहां से कहां पर आ गए, मजदूर बन गए हो आप, है ना। तो निष्कासन भारतीय राष्ट्रवाद की नींव बना और स्वराज की मांग को जो है आर्थिक औचित्य पर परिणाम किया। तो कैसे आप पॉइंट को जोड़ सकते हो अपनी वर्डिंग के अंदर, यहाँ पर आपको एक नॉलेज मिल रही है किन वर्ड्स का यूज करते हुए, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैं कुछ पॉइंट्स को प्रॉपर जो है वो होल्ड कर रहा हूं, ताकि आप ऐसे ही जब अपने पॉइंट आपको लगे कि ये यार ये चीजें एग्जामिनर के समझ में आनी चाहिए, डीप नजर में आनी चाहिए, तो आप उसको कर सकते हो भाई ये मेरा पॉइंट ऐसे हो। तो यहाँ पर आंसर राइटिंग की बातें तो हुई तमाम, आप ये भी सीख रहे कि हम किन किन पॉइंटों के बारे में बात करें, तो हल्की हल्की वर्डिंग में आपको देना है, तो ये नोट्स टाइप है, ठीक है। यहाँ पर आप ये भी चीज को दिमाग में रखिए कि टॉपिक कैसे हो रहा है, भाई ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, समाज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं अलग पॉइंट्स की बात करूं तो पूरी अर्थव्यवस्था का क्या सिस्टम है, तो वो सब चीजें पॉइंट टू पॉइंट, और ऐसे ही होता है हर चीज की आपको नॉलेज, मतलब जो भी हो वो बुलेट पॉइंट में भी। और यहाँ पर आपका टॉपिक ऐसे जो है वो क्लियर हो रहा है, टॉपिक क्लियर हुआ, आंसर राइटिंग की बात हुई, कैसे क्वेश्चन को लिख सकते हैं ये बात होगी। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, वहां से एक अलग तरीके की थिंग को, एक अलग आयाम को समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश काल में धन का निष्कासन भारत के दीर्घकालीन विकास अवरोध का मुख्य कारण क्यों बना। नॉर्मल सी वो हमसे क्वेश्चन, टॉपिक तो क्या है, निष्कासन सिद्धांत के ऊपर ही है। वो ब्रिटिश काल के बारे में बात कर रहा है कि भाई धन जो है वो बाहर जा रहा है, और उस टाइम पीरियड पर जो धन बाहर जा रहा था उसके कारण भारत के दीर्घकालिक विकास अवरोध का ये मुख्य कारण क्यों बना। वो क्या क्या कारण नहीं जिसके कारण से विकास के अवरोध में चीजें बनी है, विकास अवरोध के कारण बनी है, वो क्या क्या कारण है, उसके बारे में डिटेल से हम ये चीजें बात कर लेंगे, तो वो चीजें क्लियर हो जाएगी भाई वो कैसे कारण बना, क्यों वो कारण बना, है ना। तो यहां से हम ये चीज क्लियर कर सकते हैं। अब अगला इसने क्या पूछा है कि भाई स्वतंत्र भारतीय आर्थिक चुनौतियों के संदर्भ में उत्तर दीजिए। अब यहां से थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाती हैं भाई। एक तो वो ये पूछ रहा है कि दीर्घकालिक रूप से जो है विकास के अवरोध में चीजें मुख्य कारण बना, तो वो कारण के बारे में बात कर रही है। दूसरा, स्वतंत्र भारत के अंदर जो विरासत वो छोड़ के गए, जो लूटा पुटा कंट्री वो छोड़ के गए, तो वो कैसे आर्थिक चुनौती के संदर्भ में उसके बारे में भी बात कर रही है कि भाई वो कैसे हमें जो हमारे सामने चीजें आई, तो वो आर्थिक चुनौतियां क्या क्या थी, कैसे वो चुनौतियां जो है वो बनते संस्कृति में, तो उनके बारे में भी मैं बात करनी है। तो यहाँ पर मूवमेंट बॉडी के अंदर जो है वो 2 पॉइंट रहेंगे, ठीक है, और इससे संबंधित हम एक प्रश्न में लिखेंगे और फिर इससे संबंधित हम डिस्कस देते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए इसके बारे में हम क्या बात कर सकते हैं, यहाँ से आप समझने का प्रयास करो, फिर अपनी भाषा में चीजों को हम कर सकते हैं। यहाँ से आपकी नॉलेज टॉपिक के को लेकर एक हम भी, हम क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, क्या हो सकता है, यहाँ पर वो चीजें खुलती हैं। तो हम नॉर्मल स्पेक्ट्रम में कोई भी बुक पढ़ रहे होते हैं तो हम ऐसे नहीं सोचते भाई अवरोध के कारण क्या बना, चीजें क्या बनी, हम स्वतंत्रता के बाद आर्थिक चुनौतियां क्या हुई, वो सब चीजें समेट कर जब एक टॉपिक के बारे में रिलेट होकर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस टॉपिक के बारे में चीजें खुलती हैं। तो इसलिए हम एक मेंस आर्थिक प्रोग्राम लेके आए ताकि आपकी चीजें उस तरीके से समझ में आ सके और वो चीजें क्लियर हो सके, सही में आपकी मेंस की तैयारी हो सके। आप पढ़ने के नाम पर आपके साथ मजाक ना हो, है ना, ताकि आप जब मेंस में बैठे आ गया फिर आप पहुंचे वहां पर अब आपको लगे कि यार क्या हो गया मेरे साथ, मैं अपना तो समझ पा रहा हूँ और टेस्ट सीरीज भी देता हूँ तो भी नहीं समझ में आता। इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत से धन का निष्कासन हुआ, है ना, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से जो है भारत से उत्पन्न आर्थिक अधिशेष का बिना किसी प्रतिफल के, यानी कि हमें तो कुछ मिल नहीं रहा था, इंग्लैंड भेजा जा रहा था, है ना, तो वो आप ऐसा भी कर सकते हैं, निष्कासन सिद्धांत के बारे में बात कर सकते हैं। ये सिद्धांत था, इससे क्या हो रहा था, वहां पर रखा जा रहा था इंग्लैंड, और जिसका हमें कोई फल भी नहीं मिल रहा था, जिसके वापसी चीजें हमें कुछ मिल नहीं रही थी, तो हम पैसा भेज रहे हैं तो हमें कुछ वापसी मिल रहा हो, तो ऐसा तो कुछ था नहीं, तो वो चीजें हो रही थी। दादाभाई नौरोजी ने जिसे भारत के गरीबी और पिछड़ेपन का मूल जड़ बताया, तो आप एक लाइन ये ऐड कर सकते भाई हाँ दादाभाई ने इसके बारे में ऐसा कुछ बोला है और ये सिद्धांत है अपनी भाषा में सिंपल। यहाँ पर आपको नॉलेज मिल रही है कि कैसे आप किस किस चीज के बारे में जिक्र, मैं सिंपल सीधा यूज कर लूंगा तो शायद आपको उस स्तर से समझ में ना आए, क्योंकि ये क्लास है, ये समझाना इंपॉर्टेंट है कि भाई कैसे आप किन चीजों का यूज करते हुए आप बात कर सकते हो, ठीक है। यह निष्कासन न केवल तत्कालिक आर्थिक हानि का कारण बना, क्योंकि उसने क्या बोला है कि भाई विकास अवरोध तो हुआ ही, और ये चीज हम स्वतंत्रता के बाद भी देखते हैं कि आर्थिक चुनौतियां सामने आई उन्हीं चीजों की वजह से। तो उसी का सिस्टम देते हुए कैसे पृष्ठभूमि रखते हैं, क्वेश्चंस के हिसाब से पृष्ठभूमि बनती है,
कि भाई निष्कासन न केवल तत्कालिक आर्थिक हानि का कारण बना बल्कि भारत के दीर्घकालिक विकास और की जो है आधारशिला भी बना। तो वही सेम पॉइंट सिस्टम जो है वो अपनी वर्डिंग के अंदर हमने लिख दिया। अब बात करते हैं एक फर्स्ट टॉपिक, दो चीजों हिस्सों में था कि भाई विकास अवरोध का संबंध, वो कारण के बारे में बात करनी है, वो कैसे चीजें बनी, फिर वो सिस्टम के बारे में बात करनी है, भाई वहां पर आर्थिक चुनौती के बारे में। तो दो हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे, फिर निष्कर्ष लिखेंगे। तो इसमें हम क्या बात कर सकते हैं कि पूंजी का संचय का अभाव रहा, कि भाई आपने क्या किया, ब्रिटेन में स्थानांतरित पूंजी का कारण भारत में उद्योग, बाद में कृषि और अवसंरचना पे जो है वह निवेश रुक गया। निवेश होगा तो कुछ चीजें होंगी ही नहीं, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये कि भाई कैसे आपने चीजों को रोका, क्योंकि आपने इसमें निवेश ही नहीं करने दिया, सारा सिस्टम तो वहां पर जा रहा था, है ना। घरेलू मांग का संकुचन हुआ। आप ये सोच के देखिए, आपने कोई दुकान खोली, आपके पास कोई भी वैरायटी हो, अच्छी अच्छी चीजें हैं, मान लिया आपने शुरुआत की है ना। शुरुआत करने के बाद दुकान में आपकी मान लिया टॉफी है अलग अलग प्रकार की, 3 टाइप की आपके पास टॉफी है, बिस्किट्स हैं, अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। हो सकता है आप कुछ भी चीजों के दिमाग में पॉइंट्स ले सकते हो। यहाँ से समझने का प्रयास करो कि आपकी एक शॉप है, आपने ओपन की और उसके बाद ग्राहक आना स्टार्ट होता है, ठीक है। मगर कुछ टाइम बाद आप देखते हो कि वो चीजें बंद हो जाती हैं, वहां से चीजें मतलब 1-2 ग्राहक बचता है, कब तो 10 आ रहे थे, अब वो 1-2 बच गया है। तो आप नई वैरायटी के बारे में सोच सकते हो कि भाई एक तो मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है, मैं वैसे ही ऐसी स्थिति में जा रहा हूं कि भाई ये दुकान ही ना बंद करनी पड़ जाए। तो आप सोचोगे कि मैं 3 टाइप जो मेरे पास टोपी थी उसको मैं कुछ अलग टाइप में करूं, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करूं, नए फ्लेवर लेके आऊं, कुछ नई चीजें करूं, उसकी पैकिंग अलग तरीके से करूं। नहीं, क्योंकि पैसा ही नहीं है आपके पास, और जब इन्वेस्ट करने के लिए पैसा ही नहीं होता है तो आप ये सब चीजें नहीं सोचते हो। जब आपके पास पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और चीजें बनी रहती हैं, है ना, हमारे उद्योग का विकास होता है, तो हम ये सोचते हैं कि 3 की जगह 7 फ्लेवर निकालेंगे, अलग अलग पैकेज करेंगे, पैकेजिंग अच्छी करेंगे, डब्बे का सिस्टम अच्छा करेंगे, वो तमाम तरीके की बातें सोचते हो और वो दुकान का एक लेवल छूटता है। मगर यहाँ पर हमारे साथ क्या हुआ कि किसान, मजदूर, कारीगर जो है वो क्रय शक्ति घटती चली गई। तो अपने जो चीजें हमारी जो आंतरिक बाजार था, जिनका विकास होना था, वो रुक गया, है ना। जो उद्योग के बारे में बात करते हैं, कारीगर उद्योग के बारे में बात करते हैं, उनका विनाश हो गया। भाई हम ये सोचते हैं कि भाई इतना चीजें थी नहीं, मगर विकास तो तभी होता है जब चीजें वहां पर चलती रहती। ब्रिटेन ने यदि उसको नष्ट नहीं किया होता तो शायद हम भी उस स्तर पर होते और एक अच्छे स्तर पर होते, मगर उन्होंने उस चीज को नष्ट कर दिया, विकास ही नहीं होने दिया। और पैसा कहां पर जाता, हमारे कारीगरों के पास, हमारे जो उद्योगपति थे उनके पास। तो यहाँ पर ही पैसा रहता और अलग अलग तरीके की चीजें खुलती और भारत एक अमीर कंट्री होता, है ना। तो चीजें बढ़ती चली जाती हैं। ब्रिटेन रातों रात चीजें नहीं हो गई, क्योंकि वहां पर पैसा जा रहा था, निवेश हो रहा था, तो इसलिए सब चीजें हो रही थी। यहाँ पर वो उन्होंने रोक दिया, पैसा कहां पर गया, बाहर। तो निष्कासन सिद्धांत ने कैसे प्रभाव डाला, कैसे चीजें हैं, वो कैसे हमारे विकास को अवरोध के रूप में कार्य किया, वो यहां से हमें समझ में आ रहा है। स्वदेशी उद्योग का पतन हुआ, है ना। उसके कारण भी आपको देख रहे हैं, जो कुटीर उद्योग है वो प्रतिस्पर्धा ही नहीं कर पाए। कैसे, क्योंकि वहां पर दुनिया भर का इन्वेस्ट हो रहा है, खुद का पैसा भी, हमारा पैसा भी, अन्य कंट्रियों में भी जो हमने कब्जा कर रखा था, तो वहां से पैसा आप सब वहां पर ठोक रहे हो। यहाँ पर कोई इन्वेस्ट ही नहीं हो रहा है, इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, तो हम कैसे उनके साथ कंपटीशन करेंगे। तो कंपटीशन हो ही नहीं पा रहा था, है ना। तो वो चीजें हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, भाई मानव संसाधन की उपेक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, यदि आप इसमें इन्वेस्ट ही नहीं करोगे, यहाँ से इंजीनियर निकलेंगे नहीं, यहाँ पर डॉक्टर बनेंगे ही नहीं, चीजें होंगी ही नहीं, तो क्या होगा, है ना। तो जो मानव पूंजी होती है, जो मानव संसाधन होते हैं, उसका आपने हॉस्पिटल नहीं खोलना, स्कूल नहीं खोलना, कॉलेज नहीं खोलना, उस तरह पर काम नहीं करना, तो वही तो, वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट होता है ना। उस पर बहुत कम इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं, है ना। तो ये सब पॉइंट्स जो है वो आप देख सकते हैं विकास के विरोध का संबंध किस प्रकार से चीजें रही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई आर्थिक चुनौतियां टाइम पर चीजें होने के बाद कैसे हमें विरासत में मिली। तो आपने चीजों को बाहर पैसा भेजा कि भाई गंभीर गरीबी, असमानता, वो चीजें हमें क्या हुआ कि अति निर्धन राष्ट्र था, लूट खटोस के छोड़ दिया, है ना। राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय अत्यंत कम थी, चीजें थी ही नहीं। तो औद्योगिक पिछड़ापन, कोई ऐसे उद्योग छोड़ दिया जिनका कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट ही चीजें, तो वो हमें ऐसी चीजें मिली। तो उससे क्या हुआ, कृषि संकट, हमारी कुछ उनमें इन्वेस्ट नहीं, सिंचाई का साधन जो है, अन्य चीजें, बीज कर नई प्रकार चीजें, उत्पादन बढ़ सके, नया नया सिस्टम, उस प्रति कोई काम ही नहीं हुआ। काम नहीं हुआ तो मानसून के भरोसे है, बारिश होगी तो 2-4 दाने उग जाएंगे, नहीं होगी तो भाई गए, भूखे मरेंगे, अकाल पड़ेंगे, लाखों लोग मरेंगे, वही सब चीजें हो रही थी। तो ऐसा कंट्री वो छोड़ के गए थे। ठीक है, वित्तीय संसाधनों का अभाव था, योजना का निर्माण की जो है, ठीक है वो तो कर देंगे, पैसा कहां से लाएंगे, सीमित पैसा है, कहां कहां पर इन्वेस्ट करें,
वो सब चीजें प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो आर्थिक चुनौतियां किस तरीके से आई, है ना। मानव पूंजी कमजोर थी। मानव पूंजी, भैया आपके पास डॉक्टर नहीं है, आपके पास इंजीनियर नहीं है, आपके पास वो ढांचा नहीं है, स्किल वाले लोग नहीं है, होंगे कहां से। उस टाइम पीरियड पे कुछ काम नहीं, आज कुछ टाइम पीरियड पे काम नहीं करोगे तो कल वो चीज हमको सामना करना पड़ेगा। वो उन लोगों ने किया था। तो वो सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बात करते हैं निष्कर्ष की। ठीक है कि भाई निष्कर्ष क्या हुआ। धन का निष्कासन भारत के आर्थिक ढांचे को कमजोर करने वाला सबसे बड़ा कारक था। इससे भारत का विकास की दौड़ में जो है पीछे छोड़ दिया। स्वतंत्र भारत की योजनाएं हैं, इसके बारे में बात हम हल्का से करेंगे। बात करेंगे भाई पंचवर्षीय योजनाओं की, हरित क्रांति की, गरीबी हटाओ अभियान, इस तरह की चीजें चलाई गई, है ना। इससे ऐतिहासिक शोषण की भरपाई करने का प्रयास किया गया कि भाई चीजें कुछ तरीके से सुधार आए, है ना, वो चीजें हो। तो मगर आज हमें फिर से सुधार करने की बहुत अधिक जरूरत है। जो हेल्थ चीजें प्रॉब्लम्स हो रही हैं या अन्य प्रॉब्लम्स हो रही है, उन पर काम करने का प्रयास है कि क्यों हो रही है। ठीक है। और अपनी शिक्षा पर तो बहुत अधिक काम करने का हमें फिर से प्रयास है। ठीक है, वो हमें करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए फिर से। निष्कासन की यह विरासत आज भी भारत की विकास रणनीतियों की दिशा जो है वो तय करती है कि हमारे पास उस तरह का पैसा नहीं है, कहां से इन्वेस्टमेंट चीजें करें। मगर आज बहुत अलग स्तर पर हम पहुंच रहे हैं। हमारा एक बाजार है, हम भी निर्यात करते हैं चीजें, हम उत्पादन करते हैं। तो हमें थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, उस तरह की रणनीति बनाने की जरूरत है। ठीक है, अब बात करते हैं एक ऐसे क्वेश्चन पर जो हमारे दिमाग में नॉर्मली आता है कि भाई ऐसे टॉपिक से रिलेट हो गए, करंट का क्वेश्चन बनेगा तो नॉर्मली हिस्ट्री से करंट रिलेट नहीं होती है, मगर वो कहीं पर होती है तो क्वेश्चन कैसे क्रिएट होगा, कैसा क्वेश्चन बनेगा। और ऐसा क्वेश्चन हमें ये समझाता है कि भाई चीजें रिलेट होती हैं, चीजें पूछी जाती हैं तो कैसे पूछी जाती हैं, है ना। पीवाईक्यू हमें क्या क्या चीजें समझाता है। और एक ऐसा क्वेश्चन जब क्रिएट होता है उसको दिखने में तो मजा आता ही है, साथ में आपको यहाँ पर यह भी चीजें समझ में आती है कि कोई भी टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब वो क्वेश्चन समझने के बाद आपको ये चीज समझ में आना स्टार्ट होगा कि हमें कैसे चीजों को देखने की जरूरत है, कैसे हमें पढ़ने की जरूरत है, किस दृष्टिकोण से हमें चीजों को देखें ताकि हम यूपीएससी क्रैक कर सकें। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या आज के वैश्विक आर्थिक संबंधों में, क्या पूछ रहा है वो हमसे, क्या कि भाई क्या आप ऐसा मानते हैं या चीजें, क्या वो जो आज वैश्विक आर्थिक संबंध है, जो आज हमारे वैश्विक संबंध हैं, धन निष्कासन यानी कि एक सिद्धांत तो उस टाइम पीरियड पर था, एक टाइम पीरियड पर निष्कासन हो रहा है ना, डेनो चीजें हो रही थी, पैसा बाहर जा रहा था। मगर आज एक वो नए प्रकार के नव निष्कासन सिद्धांत की बात वो कर रहा है। इस अवधारणा को देखने को मिलती है भारत के संदर्भ में, इसका उत्तर क्या आज भी एक नए प्रकार के निष्कासन देखने की जो है अवधारणा मिलती है, देखने को मिलती है क्या, वो आपसे पूछ रहा है। यदि हाँ तो भारत के संदर्भ में इसका उत्तर देने के लिए वो आपसे बोल रहा है। अब यहाँ पर दो तरीके की चीजें हैं, मैं पहले आपको चीजें क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर एक कीवर्ड आया नव निष्कासन। अब यहाँ पर दो चीजें हैं। यदि ये क्वेश्चन ही वो 250 वर्ड के अंदर पूछता है तो प्रॉपर आप फैक्टर शुमिल को फिर उसकी चीजों के बारे में बता दो, ठीक है, और फिर आगे बढ़े ये चीजें बताते हैं भाई हम कैसे उसका उत्तर दे सकते हैं कि भाई हाँ आज भी है और कैसे हो रहा है, कैसे पैसा बाहर जा रहा है। ठीक है, वो चीजों के बारे में बात करो। और यदि 150 वर्ड के अंदर है तो सीधा बताओ भाई कि नव निष्कासन सिद्धांत क्या है। ठीक है, उसके बारे में बताते हुए फिर शुरुआत करो कि कैसे पैसा बाहर जा रहा है और फिर निष्कर्ष लिख दो। वर्डिंग का सिस्टम उतने पॉइंट का यूज कर दो, इतना बड़ा सिस्टम नहीं होता है कि आप खपाओ दिमाग को। अब बात करते हैं कि कैसे क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं शुरुआत। यदि क्योंकि मैं तो आपको 250 वर्ड्स के आसपास ही दूंगा, 250-300 वर्ड की, ताकि आपको उसके समझ में आए, ताकि आप कुछ भी तरीके से जो को यूज कर सको। ठीक है, वो मेरी ड्यूटी है। तो उस टाइम पीरियड पे हमारा चीजें लूटी जा रही थी ब्रिटेन के द्वारा। तो निष्कासन सिद्धांत के अनुसार वो उस टाइम पीरियड के निष्कासन सिद्धांत की बात कर रहा है कि भारत से धन, संसाधन और श्रम का शोषण कर लाभ ब्रिटेन को पहुंचाया जाता था। यही सिद्धांत है कि पैसा वहां पर जा रहा था और लाभ उनको हो रहा था। आज जब भारत स्वतंत्र राष्ट्र है और वैश्विक आर्थिक अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है, तब भी जो है नव निष्कासन जैसी जो है वो प्रवृत्तियां कुछ रूप में देखने को मिलती। इसको आप अपनी वर्डिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको संबंध कहां पर करना है कि भाई जो उस टाइम पीरियड को काल था उस सिद्धांत से जोड़कर आज के सिद्धांत से चीजों को कनेक्ट करते हुए आप बताओ कि विशेषतः इसकी बात कर सकते हैं कैसे असमान वैश्विक आर्थिक संरचना है और प्रौद्योगिकी और वित्तीय निर्भरता के संदर्भ में हम ये बातें रख सकते हैं जो आप हमसे बोल रहे हैं। ठीक है, अब मैं उस एक अवधारणा दे देता हूं जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो इसका एक कीवर्ड है। ठीक है, उसके बारे में बात करूं तो भाई नव निष्कासन एक आधुनिक प्रक्रिया है। ये केवल हमारी कंट्री के ऊपर नहीं, मैक्सिमम कहां पर होता है, जितनी भी विकासशील कंट्री है ना, विकासशील कंट्री के साथ ये होता है।
अभी भी ये चीजें चल रही है, कैसे होता है, बस उसके बारे में हम बस बात करेंगे कि भाई यह एक वैश्विक संस्थाएं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, टैक्स संरचनाएं और बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे माध्यमों से जो है, जो विकासशील देश है वहां से अनियंत्रित प्रवाह होता है। कहां पर? विकसित कंट्री से। अब वो कैसे होता है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। जब हम उन प्रवृत्ति के बारे में, प्रमुख प्रवृत्ति के बारे में बात करेंगे तो मैं बात करूंगा कि भाई जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो लाभ का हस्तांतरण करती हैं। कैसे करती हैं, वो कौन सी? देखो यहाँ पर केवल पॉइंट नहीं कि भाई हाँ होता है, बात करो जैसे मान लिया मैं एक नॉर्मली बात कर दो, भारत में कार्यरत वैश्विक कंपनियां अक्सर जो है वो ट्रांसफर को जो है रॉयल्टी के नाम पर, लाइसेंस की फीस के माध्यम से जो है अरबों डॉलर को यहाँ से लूटती है, काम कमाती है और कहाँ भेज देती है? अपनी मूल देश। यहाँ तक बात मान लीजिए अपने खत्म कर देते हैं कि भाई हाँ ये प्रक्रिया वो करती है, लाभ का हस्तांतरण करती है, मगर यहाँ से चीजें खत्म नहीं होंगी यदि आप अपना तथ्य नहीं दोगे, फैक्ट नहीं रखोगे, उनका नाम नहीं दोगे तो अधूरी लगेगी और वो एग्जामिनर को फटकेगी। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल लगने हैं, एग्जाम्पल जैसे कि भाई गूगल है, एप्पल है, तो ऐसी कंपनियों का नाम आप लोगों की भाई इनके पास डेटा भी है, आपका विज्ञापन के माध्यम से कमाई वो करते हैं और अपने मुंह देश में भेज देते हैं। केवल सीधा भी लिख सकते हो भाई एग्जाम्पल के रूप में कौन? गूगल है, एप्पल जैसी कंपनियां, बस यहाँ तक भी चीजें कर सकते हो। जरूर नहीं है ये सब कुछ चीजें यूज करना, वो वर्डिंग के हिसाब से चीजें हैं ताकि आप समझ सको कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। और जो मैं ये लाइन लिखता हूँ, हेडलाइन चीजें बनती है, ये भी आपको समझाने के लिए होता है, वहां पर इसकी जरूरत नहीं होती है, सीधा अपना पॉइंट देना होता है कि भाई ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट है, ऐसे बनाया चीजें पॉइंट लिख दिया, ऐसे बनाया चीजें पॉइंट लिख दिया, ठीक है। या फिर आप फॉलो चार्ट का यूज कर सकते हो, भाई हाँ ये मेरा पॉइंट है। हर जगह यूज नहीं होता है, मगर हम मैक्सिमम प्रयास करें कि भाई हाँ ये मेरी प्रवृत्ति है, ये 2 लाइन यहाँ पर लिख दी, यहाँ पर 2 लाइन यहाँ पर लिख दी, है ना। वो किसी तरीके बना सकते हैं, ऊपर से लेकर यहाँ पर लिख दो, फिर यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख दो, ऐसा चीजें अलग अलग तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 400-500 क्वेश्चंस को लिखने का प्रयास करोगे, इसमें फॉलो चार्ट यूज करोगे तो तब जाके एक प्रकार का विकास है, आपको अपना करना पड़ेगा। आप डायग्राम बनाओ, इंडिया का मैप है उसकी प्रैक्टिस करो, ये नहीं कि मैं सीधा मीन्स में जाके लिखूंगा, वो सब कुछ नहीं होता है ना। विश्व का जो है वो वर्ल्ड मैप बनाने का प्रयास करो, कैसे बनता है, आप आराम से प्रैक्टिस करोगे, वो आराम से आना स्टार्ट हो जाएगा। इंडिया का मैप बनाना स्टार्ट करो, अन्य तरीके जो मैंने आर्ट एंड कल्चर में फिर मैं मैप बना के दिखाऊं, जब आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट हो जाएगी फिर आपको लगेगा कि हम कैसे बनाए। अभी से उसकी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दो ताकि आप उस टाइम पीरियड फिर यूज कर सको। आइए अब बात करते हैं आगे। देखिए बौद्धिक संपदा अधिकार और रॉयल्टी की बात करें, भाई भारत के विदेशी कंपनी को जो है सॉफ्टवेयर की बात करें, दवाई की, तकनीकी सेवा आदि के लिए जो है बड़ी मात्रा में रॉयल्टी देता है, उससे हमारा है भर का पैसा लगभग, यदि मैं बात करूं आपको, ये जब भी आपके मेंस के अंदर इस तरह क्वेश्चन आए तो आप ये प्रयास कीजिएगा कि डेटा जो है वो अपडेट हो, है ना। तो 8 बिलियन की बात कर रहा हूँ, डॉलर से अधिक जो है वो रॉयल्टी प्रति वर्ष यहाँ से बाहर जा रहे हैं। तो आप बात कर रहे हो भाई, हम बात रॉयल्टी सॉफ्टवेयर के नाम पर, अन्य चीजों के नाम पर कहाँ चीजें बाहर जा रही है, ठीक है। टैक्स हेवन ट्रांसफर प्रोसेसिंग, भाई बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, अलग अलग जगह पर शाखाएं होती हैं, कहीं पर तो शाखाएं होती भी नहीं है, एक नकली कंपनी बना के रख देते हैं। ऐसी कंट्री के अंदर नकली कंपनी बनाएंगे, या फिर इनकी शाखा होती है, कहीं पर ऐसी कंपनी की शाखा नहीं होती है, नकली कंपनी बना देते हैं। क्या करते हैं कि ऐसी कंट्री में बनाई जहां पर टैक्स या तो नाम मात्र है या फिर है ही नहीं। अब वो यहाँ से पैसे खींचेंगे और प्रॉफिट वहां पर दिखाएंगे। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, ये बहुत सारे तरीके यूज करते हैं, ठीक है। वो कर्ज के रूप में भी होता है, वो चीजों को प्रोडक्ट के रूप में कि यहाँ से सस्ते से खरीदेंगे, वहां पर चीजें कर देंगे। अब यहाँ पर दिखा बेनिफिट कम हुआ है, मान लिया इंडिया टैक्स लेता है, बेनिफिट कम हुआ है, वहां पर दिखा देंगे बेनिफिट, वहां वो टैक्स देते ही नहीं है। तो क्या हानि किसकी हुई? हमारी कंट्री की। कर्ज मान लीजिए जो भारत के अंदर शाखा है उसको वो कर्ज चाहिए, पैसा चाहिए, कौन देगा? वो दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कर्ज आएगा तो वो तो व्यय में माना जाता है, खर्च में माना जाता है, तो वो चीजें होंगी नहीं। तो ये बहुत सारे तरीके अपनाते हैं कि पैसा कैसे चीजें बचाया जा सके, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं और इससे हमारी हानि होती है। टैक्स जो है हमारा घटता है, पैसा हमारा जाता है, जो टैक्स हमें मिल सकता था वो हमें नहीं मिल पाता है। तो ये पैसा इधर उधर दिखाते हैं, बहुत सारी कंपनियां बहुत सारे तरीके से यूज करते हैं। तो उसके बारे में अपना पॉइंट रख रहे हैं कि कैसे पैसा बाहर जाता है, ठीक है। तो वो टैक्स हेवन सिस्टम के जाए ट्रांसफर कर रही है अपनी चीजों को, बौद्धिक संपदा अधिकार या रॉयल्टी सिस्टम के मल्टीनेशनल कंपनी कैसे अपना लाभ हस्तांतरण करती है, ठीक है। वो बात हम कर रहे हैं। विदेशी कर्ज लेते हैं, भाई हम बहुत सारे तरीकों से ये काम हमें करना है, वो काम हम करना है, उसके लिए पैसा लेते हैं, उसका बहुत तगड़ा ब्याज जो है हर साल बाहर जाता है। आप सोच भी नहीं सकते, हम तो लोग गरीब लोग हैं, है ना, हमें तो 1-2 लाख भी लगता है पैसा। तो वो दूसरी चीजें उनके लिए बड़ी मात्रा में पैसा जो है वो हर साल बाहर आ जाएगा। हो सकता है कोई जिसका दिल कमजोर हो, पैसे का नाम सुनकर चक्कर आए, ठीक है नहीं। आगे बात करते हैं।
अगले टॉपिक पर कि भाई कौशल पलायन, हजारों भारतीय जो है विज्ञान डॉलर और इंजीनियर और आईटी पेशेवर जो है विदेशों में कार्यरत है, जिससे जो है भारत की शिक्षा प्रणाली पर जो है निवेश का लाभ विकसित देशों को मिलता है। क्या कर रहे हैं, ये तो चीजें हो रही हैं कि भाई यहाँ से जो है किसी के पास स्किल है, मान लीजिए कोई अच्छा डॉक्टर है ना, कोई अच्छा इंजीनियर है, उसको मिल रहा है कि वो लगाता है कि मुझे 50 लाख का पैकेज मिल सकता है, 40 लाख का पैकेज मिल सकता है, 80 लाख का पैकेज मिल सकता है। वो इसको यहाँ पर नहीं मिल रहा है, उसको लग रहा है कि भाई ये चीज मुझे बाहर मिलनी है तो मैं बाहर जाऊंगा। तो यहाँ से क्या हो रहा है, हमारे जो प्रकार की प्रॉपर्टी, हमारा जो कौशल है वो बाहर जा रहा है, यहाँ पर उसको काम नहीं मिल रहा है। तो हमें रोजगार जो है उस स्तर पर क्रिएट करने पड़ेंगे, हमें वो स्तर चीजों को यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा ताकि हमारे जो हमारे मानव संसाधन है वो यहीं पर ही रहे। ठीक है, तो ये चीजें जब बाहर जाती है इससे भी हमें बहुत तगड़ा लॉस होता है ना। वो एक अच्छा डॉक्टर हमने खो दिया, एक अच्छा इंजीनियर हमने खो दिया जो हमारे पता नहीं किस किस तरीके से काम आ सकता था, है ये आप समझने का प्रयास करें। अब बात करते हैं हमें अलग अलग तरीके की चीजों करके, पर यहाँ पर एक थोड़ा सा अपना आंसर को प्रभाव देने का प्रयास करें, अलग तरीके से देने का प्रयास करें कि भाई आज एक नव निष्कासन उपनिवेशवाद जैसा जो है जबरन लादा हुआ नहीं है। ये नहीं कि भाई पहले की तरह है कि हमें करना ही करना पड़ेगा, ये नहीं है। हम स्वैच्छिक वैश्वीकरण है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुबंधों की जो है टिकट चयन के जरिए हम अपना कार्य कर सकते हैं, और वो हमारे किस तरीके से संतुलन बनने का प्रयास कर रहे हैं वो हम कुछ पॉइंटर से आत्मनिर्भर का अभियान हमने चलाया है, मेक इन इंडिया चलाया है, डेटा समूहता कानून का निर्माण हम कर रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल साउथ के साथ जो है वो साझेदारी है, सब हम कार्य कर रहे हैं जिससे हम संतुलन बना सके। वो आज हम किसी के गुलाम नहीं है। ठीक है, वो बात करिए, अब बात करते हैं निष्कर्ष कर। ठीक है, किंगडम निष्कासन की अवधारणा जो है आज वैश्विक पूंजीवाद, डिजिटल एकाधिकार और जो है असमान विनियमन के अनेक रूपों में मौजूद है। भारत की जो है नीतियों को संतुलित रखते हुए विकास, आत्मनिर्भर, ये तमाम तरीके के पॉइंट्स का यूज करते हुए आप निष्कर्ष लिखने का प्रयास करें। तो यहाँ से आपको कैसे समझ में आया कि भाई निष्कर्ष ये चीजें कि आज भी कुछ ऐसा हो रहा है, वो कैसे लिख सकते हैं। ये टॉपिक 90% क्वेश्चन जो है कहां पर रिलेट हो रहा है, करंट अफेयर पर, करंट अफेयर पर है कि कैसे कंपनियां कैसे चीजें कर रही हैं, क्या चीजें, और रिलेट कहां पर कर रहा है क्योंकि एक ऐसा सिद्धांत पहले भी चीजें चल रही थी, पैसे भी बाहर जा रहा था उस टाइम पीरियड पे कैसे और आज टाइम पीरियड पे कैसे हो रहा है, दोनों चीजें तो अलग हैं। तो उस टाइम पर हम गुलाम थे और आज हम स्वतंत्र हैं, मगर कहीं ना कहीं चीजें रिलेट खाती हैं और वो चीजों को हमें समझना पड़ेगा। तैयारी हमें एक अलग लेवल पर लेके जानी पड़ेगी ताकि हम यूपीएससी की कंपटीशन उस लेवल का हो गया है। यदि आप स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत उठा के अपनी तैयारी का सिस्टम बनाओगे तो फिर वो चीजें संभव नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये चीजें पहुंच सके, और कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और प्लीज शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम उन लोगों तक पहुंच सके जिनको हमारी जरूरत है, जो लाखों रुपए फीस नहीं दे सकते। यहाँ पर फ्री में चीजें हो रही हैं, तो प्लीज अपना मेन सिलेबस अच्छे से कवर कीजिए, और आपको किसी चीज की जरूरत है वो हमें कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।